राशि न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। खबर मिर्जापुर जनपद की है, जहां आयोजित एक प्रेस वार्ता के दौरान जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने गरीबों की जमीन साजिश के तहत हड़पने वाले भूमाफियाओं के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है। वहीं भूमाफियाओं के साथ संलिप्त अधिकारियों कर्मचारियों के विरुद्ध भी एफआईआर दर्ज कराते हुए विभागीय कार्रवाई की जाएगी। बता दें, जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने भूमाफियाओं से मिलकर गरीबों की जमीन हड़पने में संलिप्त पाए जाने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों पर कड़ी कार्रवाई की है, जिसकी जानकारी कलेक्ट्रेट सभागार में प्रेस वार्ता के दौरान जिलाधिकारी ने प्रेस प्रतिनिधियों को दी है। वहीं उन्होंने विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि शशांक शेखर गिरी पुत्र स्वर्गीय राजेंद्र गिरी निवासी शिवपुर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेख किया गया है कि मिर्जापुर शिवपुर उर्फ रसूलपुर की अराजी नंबर 611 व 612 खाता संख्या 137 पर अन्य खातेदारों के मुसम्मात भगवंती देवी पत्नी स्वर्गीय बैजनाथ के स्थान पर विपक्षी द्वारा बतौर साजिशन लेखपाल को प्रभाव में लेकर कूटरचित साक्ष्यों के आधार पर वरासत का आदेश कराकर दूसरे के नाम दर्ज करा लिया गया है। इनसे कतिपय भूमाफियाओं द्वारा कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं प्रकरण की जांच उप जिलाधिकारी सदर मिर्जापुर से कराई गई। कुछ बड़े भूमाफियाओं से कुछ अधिकारियों की संलिप्तता सामने आई है, जिसमें कुछ मुकदमे दर्ज किए गए हैं। जमीनों से संबंधित ये मामला है, क्या है पूरा मामला? देखिए, कुछ मामलों में अभी तक देखा गया कि कुछ भूमाफियाओं द्वारा कुछ गरीब मासूम लोगों की जमीनों को हड़प लिया गया और इसमें कहीं ना कहीं हमारे तहसील के भी अधिकारी कर्मचारी की संलिप्तता पाई गई है। इसमें संबंधित एसडीएम की अध्यक्षता में जांच समिति गठित करके जांच करवाई गई और इसमें सारे तथ्य प्रकाश में आए हैं। तो इसी के क्रम में हमारे द्वारा 2 तहसीलदार, 1 नायब तहसीलदार, 2 लेखपाल, 1 पेशकार, उनके समेत उनके अतिरिक्त 8 लोगों पर, जिसमें भूमाफिया शामिल है, एक भू प्रधान शामिल है, उन लोगों के ऊपर एफआईआर कराई गई है। इसमें 420, 467, 468 जैसी धाराओं में मुकदमे दर्ज कराए गए हैं। इसमें मैं आपको बता दूं कि इसमें ये लोग कर ये रहे हैं कि गरीब लोगों की जमीन को पहले किसी और के नाम अंतरण करते हैं और उसके बाद फर्जी डॉक्यूमेंट्स के द्वारा, फर्जी तथ्यों की वजह से उसको अंतरण करते हैं और फिर भूमाफिया उनसे क्रय कर लेते हैं। ऐसे ये मामले हैं और इसमें जो भी व्यक्ति हमारे मिर्जापुर की जनता की जमीन को हड़पने का काम करेगा, उनके लोगों को, उनके बच्चों को उनके हक से वंचित करने का काम करेगा, उनको हम लोग जेल भेजने का काम करेंगे। इसके लिए प्रशासन और पुलिस जो है कटिबद्ध है। वर्तमान में तो अब तक में कितने अधिकारी जो इसमें सम्मिलित हो चुके हैं और कितने अभी रडार पे आते हैं? देखिए, ये जो पर्टिकुलर केसेस है, इसमें अभी हमारे यहाँ पे जो करंटली हमारे नायब तहसीलदार सदर जो है लालचंद राम जी, वो सम्मिलित, उनकी संलिप्तता पाई गई है। 2 हमारे लेखपाल हैं, उसमें अरुण तिवारी हैं और शिवराम, एक ग्राम पंचायत अधिकारी भी हैं। ऐसे कई सारे लोगों की संलिप्तता हमारी जांच में ऑलरेडी सामने आ चुकी है। उसके नाम और डिटेल्स हम आपको भिजवा देंगे। उसके अतिरिक्त इस षड्यंत्र में जो भी व्यक्ति और शामिल पाया जाएगा, चाहे वो प्राइवेट व्यक्ति है, भूमाफिया है, अधिकारी है, कर्मचारी है, कोई भी व्यक्ति संलिप्त पाया जाएगा तो उसको हम लोग कड़ी से कड़ी कार्रवाई करते हुए जेल भेजने का काम करेंगे। मिर्जापुर पिछड़ा क्षेत्र है, लालगंज देखिए, अभी हलिया देखिए, ऐसे में कई लोग हैं जिनकी जमीनें क्या कोई स्पेशल टास्क फोर्स गठित करने जा रही हैं, कोई स्पेशल टीम गठित होगी जो इस मामले की सुनवाई 10 साल बीत जाते हैं। नायब तहसीलदार लेवल पे भी मुकदमे चलते हैं, 200 साल लगते हैं वहाँ पर। क्या कोई स्पेशल टीम बनने जा रही है जो इस तरह के लोगों की मदद कर सके और जल्दी सुनवाई हो सके? देखिए, टास्क फोर्स भूमाफिया की ऑलरेडी जनपद में गठित है। आवश्यकता यह है कि उसको सक्रिय करते हुए उससे और अधिक कार्य लिया जाए। इसमें इस कार्रवाई से हमारा पर्पस ये भी है, जो दोषी है उन लोगों को सजा देने के साथ साथ, देखिए हमारे 99% लोग अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे लेखपाल, हमारे अधिकारी अच्छा काम कर रहे हैं, परंतु जो 1% जिसे कहते हैं, जो अपने लालच में, लोभ में लोगों की जमीनें हड़प पा रहे हैं या फिर और गलत काम कर रहे हैं, उनके लिए ये चेतावनी है। और मुझे उम्मीद है कि इस कार्रवाई के बाद वो लोग जो अगर नहीं चेते हैं तो चेत जाएंगे और सभी अधिकारी भी अपना ऑलरेडी निष्ठा से काम करें और अधिक निष्ठा से काम करते हुए जैसे भी इस तरह के मुकदमे या मामले हमारे सामने आएंगे, सब पे हम लोग जो है कार्रवाई करेंगे। सोनभद्र पुलिस अधीक्षक डॉक्टर यशवीर सिंह द्वारा अवैध मादक पदार्थ शराब तस्करी करने वाले तस्करों के विरुद्ध अभियान चलाया गया है। वहीं इसी क्रम में थाना शाहगंज पुलिस द्वारा ग्राम बेलाव थाना गेट शाहगंज राजगढ़ मुख्य मार्ग से 2 अडट ट्रक से उड़ीसा से मिर्जापुर ले जा रहे 4 अंतर्राज्यीय तस्करों को 450 किलोग्राम गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया है। बता दें, मुखबिर की सूचना पर पुलिस को जानकारी मिली कि उड़ीसा प्रांत के संभलपुर सोनपुर से गांजा की तस्करी 2 ट्रकों से हो रही है। वहीं दोनों ट्रक अपना रास्ता बदलकर चकिया अहरौरा होते हुए रॉबर्ट्सगंज शाहगंज बाजार से राजगढ़
रोड से मड़िहान होते हुए मिर्जापुर जा रहे थे। वहीं इस सूचना पर सर्विलांस एसओजी टीम सोनभद्र व थाना शाहगंज पुलिस द्वारा ग्राम बेलाव थाना गेट शाहगंज राजगढ़ मुख्य मार्ग से 2 अदर ट्रक संख्या से उड़ीसा से मिर्जापुर जा रहे 4 अंतर्राज्यीय अंतरजनपदीय तस्करों को ट्रकों में बने गुप्त स्थान में छिपाकर ले जा रहे 450 किलोग्राम गांजा के साथ गिरफ्तार किया है। वहीं बरामद मादक पदार्थों की अनुमानित कीमत लगभग 45 लाख रुपए बताई जा रही है। देखिए, जनपद सोनभद्र में थाना शाहगंज पुलिस एसओजी की टीम और सर्विलांस की संयुक्त टीम की कार्रवाई में 4 क्विंटल 50 किलो 4.5 क्विंटल गांजा पुलिस को बरामद हुआ है। इसमें 4 अभियुक्तगण गिरफ्तार हुए हैं जो अंतर प्रांतीय तस्कर हैं इस तरीके के मादक पदार्थों के। 2 जौनपुर के रहने वाले हैं, एक पंजाब का रहने वाला है और एक व्यक्ति इनमें से मिर्ज़ापुर का रहने वाला है। पूछताछ में इनके द्वारा बताया गया कि ये उड़ीसा से सस्ते दामों में गांजा लेके आए थे और इन लोगों को आगे जनपदों में जाना था। मिर्ज़ापुर इन लोगों ने बताया कि मिर्ज़ापुर में जाना था। इस चीज़ का हम तस्दीक करेंगे आगे भी। बीच में हमारी पुलिस ने इनको चेकिंग के दौरान इनको पकड़ लिया है। पुलिस की टीम ने जब चेकिंग किया तो वाहन में अलग से इन लोगों ने एक डीजल का टैंक बना रखा है और उसी में गांजा भरा हुआ था। और इसके अलावा जो ट्रक है, ट्रक के फर्श को मॉडिफाई करके फर्श के नीचे एक और फर्श बना रखा है और उसके जो बीच में गैप है उसमें लोग गांजा रखते हैं। इस तरीके से ये लोग गांजे की सप्लाई उड़ीसा से पहले भी किए हैं। इनके द्वारा बताया गया कि पहले भी ये लोग लाए हैं और उत्तर प्रदेश में गांजे की सप्लाई ने दी है। सर, ये जो पकड़े जा रहे हैं ज़्यादातर हरियाणा और पंजाब के हैं, तो क्या इनका ये सेफ कॉरिडोर है? देखिए, हरियाणा पंजाब के लोग शराब को लेके जाते हैं आपके बिहार और झारखंड में, जिनको बीच में रास्ता पड़ता है सोनभद्र का, हम लोग इनको पकड़ लेते हैं और उधर से बिहार से और उड़ीसा से गांजा लेके आते हैं उत्तर प्रदेश में और अन्य जगह के लिए। तो भी बीच में सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, तो हम लोग उधर से जब आते हैं गांजा लेके तब भी इसमें लगातार पुलिस उनको पकड़ रही है। सर, ये लगातार अगर 1 महीने की बात की जाए तो लगभग 5-6 करोड़ से ज़्यादा की माल बरामदी हो चुकी है जी। तो ये नहीं लगता कि भारी मात्रा में यहाँ तस्करी हो रही है? देखिए, जैसा आपने बताया कि पूर्व में भी लगभग 40,000 लीटर अंग्रेजी शराब हमने बरामद कर ली है और लगभग 20 क्विंटल के लगभग गांजा हमने बरामद कर लिया है। तो यहाँ से रूट इन लोगों ने बनाया हुआ है, लेकिन लगातार पुलिस इसमें कार्रवाई कर रही है और 36 लोगों पे हमने गैंगस्टर की कार्रवाई की है, 36 व्यक्तियों पे, और लगभग 2.5 करोड़ की उनकी संपत्ति भी सीज की है। 10 मुकदमे गैंगस्टर के इसमें दर्ज हुए। सर, इसमें गुणवत्ता पे कोई इनाम? हाँ, पुलिस की टीम ने, सर्विलांस की और एसओजी की टीम ने स्पेशली अच्छा काम किया है। दोनों जो उसके इंचार्जेस हैं बहुत अच्छा काम उन्होंने किया है। सर, कितनी कीमत होगी इसकी कीमत मार्केट वैल्यू लगभग 45 से 50 लाख इसकी मार्केट वैल्यू है गांजे। गिरोह के कुछ और मेंबर चिन्हित किए गए? हाँ, अभी इनसे और पूछताछ की जाएगी और इसमें जो मिर्ज़ापुर में किनको सप्लाई देना था और कहाँ से लेके आए उन लोगों को भी हम इसमें प्रकाश में लाएंगे। खबर यूपी के बलिया से है, जहां बलिया पहुंचे उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एक स्थानीय होटल में मीडिया से बातचीत में कहा कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी पहले भी अपने बल पर लड़ी है और महाराष्ट्र से भी सरकार गठबंधन को अच्छे तरीके से समझ चुकी है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी देश में सरकार बनाएगी। वहीं इस दौरान त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि लोकसभा सांसद पिछली बार भी विजय होकर आए थे और इस बार भी भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ केंद्र में सरकार बनाएगी। वहीं कर्नाटक में जीत के बाद राहुल गांधी के बेहद मुखर होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि राहुल जितना बोलेंगे भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा और जिस तरह से वो नादानी कर रहे हैं, जो कुछ विदेश में जाकर उन्होंने देश की बदनामी की है, राहुल गांधी की जो राजनीतिक समझ है उसको देश की जनता समझ चुकी है। तो क्या समाजवादी पार्टी सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ जा रही है? नहीं, ये तो देखिए समाजवादी पार्टी क्या नाटक रच रही है, किस तरह का मुखौटा ओढ़ रही है, ये प्रदेश की जनता जानती है। प्रदेश की जनता भूली नहीं है कि समाजवादी पार्टी ने किस तरह से उत्तर प्रदेश को गुंडा राज में झोंकने का काम किया। तमाम माफिया वो समाजवादी पार्टी का कैडर रहा है और कैडर ही नहीं रहा है बल्कि उनको माननीय बनाने का काम अगर किसी ने किया तो समाजवादी पार्टी ने किया। और इसलिए समाजवादी पार्टी के जो मुखौटा है उसको प्रदेश की जनता बहुत अच्छी तरह जानती है और प्रदेश की जनता ने उनको पहले भी नकारा है और इस बार फिर नकारेगी। आज अखिलेश यादव की मुलाकात अरविंद केजरीवाल से होनी है। खासतौर पर जो मुद्दा है वो ट्रांसफर पोस्टिंग का है दिल्ली को लेकर और खासतौर पर जो केंद्र का जो है विधेयक है उसके विरोध में। क्या आपको लगता है कि
अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव की मुलाकात जो है 2024 चुनाव में कहीं ना कहीं गठबंधन का इशारा कर रही है? देखिए, अरविंद केजरीवाल से बड़ा नौटंकीबाज नेता इस देश में कोई नहीं है। अखिलेश अगर कोई नौटंकी गुरु उनसे सीखना चाह रहे हैं तो उसमें भला हम क्या कह सकते हैं, लेकिन ये खाली इनका दिखावे का नाटक है। हाँ, अभी आप कुछ दिन इंतजारी करिए, सब चीज़ें सामने आ जाएंगी। ये किस तरह से आपस में लड़ेंगे, किस तरह से एक दूसरे की गर्दन काटेंगे, वो आप सब देखेंगे। तो क्या 2024 के पहले यूपीए का गठबंधन सामने आएगा, थर्ड फ्रंट बनेगा? क्या आपको लग रहा है विपक्ष किस रूप में भारतीय जनता पार्टी के सामने जो है चुनाव लड़ेगा? अब देखिए, राजनीतिक पंडित इसका विश्लेषण करेंगे, समय आने पर सब चीज़ें सामने आ जाएंगी। 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी में आप भी लगे हुए हैं और तमाम पार्टियां लगी हुई हैं। क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी जो विदेश में जाकर तमाम तरीके की बातें करते हैं देश को लेकर, प्रधानमंत्री को लेकर, क्या इन बातों का प्रभाव 2024 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए फायदेमंद रहेगा, नुकसानदायक रहेगा? देखिए, कांग्रेस तो बीते समय की बात होने जा रही है और राहुल गांधी जो कुछ बोल रहे हैं वो उसी बौखलाहट में बोल रहे हैं, उसी मानसिक परेशानी में बोल रहे हैं। लेकिन किसी भी मानसिक परेशानी से जूझ रहे व्यक्ति को भारत की जनता कतई भी स्वीकार नहीं करेगी। वो पहले भी नकार चुकी है, फिर नकारेगी। वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित मालवीय भवन में 2 सप्ताह के योगा कार्यशाला कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसके बाद 21 जून को योग दिवस मनाया जाएगा, जिसमें सैकड़ों की संख्या में बीएचयू के छात्र व छात्राएं बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। वहीं श्रम मुख्य आरक्षण अधिकारी प्रोफेसर अभिमन्यु सिंह ने बताया कि योगा को लेकर कार्यशाला आयोजित की गई है। इसमें विभिन्न विभागों के छात्र छात्राएं काफी संख्या में भाग लेंगे। वहीं आगामी 15 दिनों तक योग का अभ्यास करेंगे। साथ ही ईश्वर कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य ऐसे लीडर को तैयार करना है जो समाज में जाकर योग का अभ्यास कर सके। वहीं माली भवन के व्यवस्थापक ने बताया कि वहीं लीडर्स को तैयार कर उन्हें विभिन्न छात्रावासों में भेजा जाएगा ताकि छात्रावासों में भी लोगों को योग का अभ्यास कराया जा सके। लेफ्ट साइड में दबाव देगा और सिर को हमें राइट साइड में धक्का देना है। ऐसे ही हमको दूसरी ओर से भी करना है। श्वास को भरते हुए यहाँ पर श्वास को थोड़ा सा रोक सकते हैं या नॉर्मल भी कर सकते हैं। श्वास छोड़ दें। जैसा कि आप जानते हैं कि आज से जो हमारे योगा के सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्सेज चलते हैं, उनके बच्चों को जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग योगा की देनी होती है उसका कार्यक्रम आज शुरू हुआ है। ये 15 दिनों तक चलेगा। इसका समापन 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस पे होगा। हमारे आचार्य प्रोफेसर शुक्ल जो कि मानित निदेशक हैं मालवीय भवन के, उन्होंने इसकी ज़रूरत महसूस की कि बच्चों को जो हम ये कोर्स चला रहे हैं उनको जब हम थियरी पढ़ाते हैं तो कहीं कहीं ये अड़चन आती है उनको समझने में कि योगा और उसकी प्रैक्टिस क्या है। उसके तहत उन्होंने ये कार्यक्रम शुरू किया। इसके पहले एक बैच का हो चुका है और कोशिश है कि जितने बच्चे इस कोर्स पर रजिस्टर होंगे उन सभी को ये ट्रेनिंग दी जाए और ट्रेनिंग इस तरह की हो कि लड़के जब ये कोर्स करके जाएं तो इस पोजीशन में हों कि वो औरों को ट्रेन कर सकें और इसी तरह योगा का प्रचार प्रसार हो और लोगों को ये बताएं कि इस विधि से उनको कितना लाभ होगा। क्योंकि जैसा हम हमेशा कहते हैं कि अगर शरीर स्वस्थ होगा तो मस्तिष्क भी स्वस्थ होगा और जब मस्तिष्क स्वस्थ होगा तभी हम आगे विकास कर सकते हैं और हमारे विकास के साथ देश का विकास संभव है और इसी तरह आगे चलकर भारत विश्वगुरु बन सकता है अगर हम सभी अपनी दिनचर्या में योग को शामिल करें और उसका सही ढंग से वो अपनी दिनचर्या में उपयोग करें। वाराणसी के चेतगंज थाना अंतर्गत सेनपुरा क्षेत्र का मामला सामने आया है, जहां एक व्यक्ति ने पुलिस पर अपनी बेटी की गुमशुदगी रिपोर्ट न लिखने का आरोप लगाते हुए उच्च अधिकारियों व सरकार से न्याय की मांग की है। बता दें, सेनपुरा निवासी प्रेमचंद जायसवाल अपनी छोटी बेटी रेनू जायसवाल के साथ अपने मकान में रहते थे। वहीं प्रेमचंद जायसवाल ने बताया कि 16 अप्रैल से रेनू घर से लापता है, जिसके बाद से घर में रखा सोना और 10 से 12 लाख रुपए भी गायब हैं। साथ ही बार बार चेतगंज थाने पर रिपोर्ट लिखवाने जाने पर हमें डांट कर भगा दिया जाता है, जबकि वो खुद कैंसर से पीड़ित हैं। वहीं आज उन्होंने उच्च अधिकारियों व सरकार से जाँच करने की मांग की है। हालांकि उन्होंने अपने कुछ रिश्तेदारों पर भी आरोप लगाए हैं। प्रेमचंद जायसवाल, रेनू जायसवाल हमारी लड़की है। 16 तारीख को गई, आज तक नहीं आई। हम जब देखे तो हमारे घर में जेवर पैसा कुछ नहीं है। हम जब थाने जाते हैं रिपोर्ट दिखाने, कोई लिखने को तैयार नहीं होता है।
हमको लगता है कि हमारे कुछ पुराने रिश्तेदार हैं, उन्हीं के यहाँ होगी, लेकिन वो लोग कुछ मानने को तैयार नहीं है, न सुनने को तैयार हैं। जब भी होता है हमको थाने पर से भगा देते कि जाके आप लड़की खोज के ले आइए। अगर लड़की को हमारे कुछ हो गया या लड़की किसी हद में मर गई, जी गई, कुछ हो गया, हम कहाँ जाके खोजें? हम कैंसर से पीड़ित हैं। कितना यहाँ से क्या 40 भर सोना, करीब 1 किलो चांदी, 12 लाख करीब अंदाज से रुपया है। हमारे पास कुछ नहीं रह गया। मैं कैंसर का मरीज हूँ। तो आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमारी लड़की मिल जाए ताकि पता लगे कि कहाँ है, क्या हुआ उसके साथ। तो कौन रिश्तेदार हैं वो जो? ये हमारे रिश्तेदार एक तो रानी जायसवाल हैं, हमारे बड़े भाई की पतो छोटी है, मतलब लल्लापुरा में रहती है। बराबर उसके साथ बराबर 2 साल से उसी के आना जाना हो रहा था। आप देख रहे हैं दैन काशी न्यूज चैनल। सच है तो बोलेगा।